नमस्कार। आज हम मुंशी प्रेमचंद की एक बहुत ही दिलचस्प कहानी दो बहनों पर बात करेंगे। जी नमस्कार। दो बहनें जिसे असल में रूप कुमारी और राम दुलारी के नाम से भी जाना जाता है। प्रेमचंद की खासियत है कि वो मानवीय रिश्तों की परतें खोलते हैं। हाँ बिल्कुल। और इस कहानी के जरिए हम देखेंगे कि कैसे ईर्ष्या, सामाजिक दबाव और बदलती हुई नैतिकता, मतलब कैसे ये सब चीजें किरदारों पर असर डालती हैं। सही कहा। कहानी का प्लॉट तो है ही, पर उसके पीछे जो इंसानी मन का विश्लेषण है वो कमाल का है। आज के जमाने में भी उतना ही सच लगता है ना? बिल्कुल। तो कहानी शुरू होती है दो बहनों, रूप कुमारी जो बड़ी है और राम दुलारी छोटी बहन के मिलने से। काफी वक्त बाद मिल रही हैं, शायद 2 साल बाद, एक रिश्तेदार के घर। जी। और मिलते ही रूप कुमारी चौंक जाती है। वो देखती है कि राम दुलारी, जो पहले काफी साधारण सी दिखती थी, हाँ, वो अब गहनों से लदी है, रंग घिला हुआ है, महंगी साड़ी, मखमल का जम्पर, बिल्कुल बदली हुई। आत्मविश्वास झलक रहा है। और रूप कुमारी फौरन उसे उसके बचपन और शादी के वक्त से कंपेयर करने लगती है। याद करती है कैसे दुबली पतली, पीली सी, जरा जरा सी बात पर रूठने वाली लड़की थी। हाँ, और अब का ये बदलाव जैसे कोई कली खिल गई हो। पर रूप कुमारी के मन में तुरंत शक आता है। वो सोचती है ये सुंदरता असली नहीं, ये तो रेशम, मखमल और सोने का असर है। ये पहली चुभन है ना? तुलना की और फिर ईर्ष्या की। और जब महफिल में सब लोग राम दुलारी की तरफ खिंचते हैं, उसकी तारीफ करते हैं, तो रूप कुमारी के दिल में, प्रेमचंद लिखते हैं, ईर्ष्या की ज्वाला दहक उठती है। ये बहुत मानवीय प्रतिक्रिया है जिसे प्रेमचंद ने पकड़ा है। इसके बाद वो क्या करती है? खुद को देखने की इच्छा होती है उसे। बिल्कुल। उसे फौरन आईना देखने का मन करता है, अपनी सूरत का राम दुलारी से मुकाबला करने के लिए। घर से चलते वक्त देखा था चेहरा, पर अब याद धुंधली पड़ गई है। अच्छा। मेकअप का सामान तो है, पर इतनी भीड़ में आईना निकाले कैसे? लोग क्या सोचेंगे? तो वो बहाने से ड्राइंग रूम में जाती है। वहां बड़े शीशे में खुद को देखती होगी। हाँ, देखती है और पाती है कि उसके खद्दो-खाल, मतलब नैन नक्श बेदाग हैं, अच्छे हैं, लेकिन उसमें वो ताजगी नहीं, वो कशिश नहीं जो राम दुलारी में दिख रही है। ये एहसास तो और बेचैन करने वाला होगा। जी। और वो खुद को तसल्ली देने की कोशिश करती है, सोचती है वो तो आज खिली है, मुझे खिले जमाना हो गया। एक तरह का डिफेंस मैकेनिज्म है ये। लेकिन इससे तसल्ली मिलती नहीं शायद। नहीं मिलती। फिर वो मर्दों की समझ पर कटाक्ष करती है कि इन्हें असली हुस्न की परख कहा, ये तो बस जवानी, शोखी, चमक दमक के पीछे भागते हैं। हाँ, ये भी अपनी असुरक्षा को छुपाने का एक तरीका है। वो सोचती है कि अगर राम दुलारी उसके कपड़ों में होती तो चुड़ैल लगती। बिल्कुल। इसके बाद उसका ध्यान जाता है कि आखिर राम दुलारी के पास इतना पैसा, ये ठाट बाट आया कहाँ से? हाँ, ये सवाल तो उठना ही था। उसे याद आता है कि मायका तो साधारण था, दहेज भी मामूली मिला था। जी। ससुर रियासत में मुख्तारे आम थे, पति उस वक्त कॉलेज में पढ़ ही रहा था, तो 2 साल में इतनी तरक्की कैसे? शक गहराता है। कहीं ऐसा तो नहीं कि ये जेवर, कपड़े सब किसी से मांग कर लाई हो? हाँ, ये ख्याल उसे थोड़ी राहत देता है शायद। वो उन लोगों पर मन ही मन कटाक्ष करती है जो दूसरों से मांगकर अपनी शान दिखाते हैं। घर में भले खाने को ना हो, पर बाहर राजकुमारी बन के निकलते हैं। और इस सोच से वो अपनी स्थिति को सही ठहराने की कोशिश करती है कि मैं जैसी हूँ, अच्छी हूँ, सच्ची हूँ, किसी के सामने शर्मिंदा तो नहीं होना पड़ता। वो अपने 2 बेटों को अपना असली धन मानती है। सोचती है जिंदगी का मकसद सिर्फ अच्छा खाना पहनना थोड़ी है। अपने गरीब पर इज्जतदार घर वालों पर गर्व करने की कोशिश करती है। लेकिन ये जो आत्मसंतोष है, ये शायद ज्यादा देर टिकता नहीं टिकता। जैसे ही वो बरामदे में लौटती है, राम दुलारी उससे पूछ लेती है, और शायद थोड़ी हमदर्दी जताते हुए ही पूछती है। क्या पूछती है? पूछती है, जीजाजी की कुछ तरक्की वरक्की हुई कि नहीं बहन, या अभी तक वही 75 पर कलम घिस रहे हैं? ओह, ये तो सीधा चोट करने वाली बात हो गई। हाँ, रूप कुमारी एकदम भड़क जाती है। अंदर का सारा गुस्सा, सारी ईर्ष्या बाहर आने को होती है। वो अकड़कर जवाब देती है। क्या कहती है? कहती है, तरक्की क्यों नहीं हुई, अब 100 के ग्रेड में है, आजकल ये भी गनीमत है। फिर ताना मारती है कि एमए पास लोग बेरोजगार घूम रहे हैं, और फिर पूछती है, तुम्हारा पति बीए में होगा? अच्छा, पलटवार। जी। पर राम दुलारी का जवाब वो रूप कुमारी के सारे तानों पर पानी फेर देता है। ऐसा क्या कहती राम दुलारी? वो बड़े आराम से बताती है कि पति ने पढ़ना छोड़ दिया है, एक कंपनी के एजेंट बन गए हैं। एजेंट? अच्छा। और तनख्वाह 250 रुपए महीना,
कमीशन अलग, रोज का यात्रा भत्ता अलग, कुल मिलाकर लगभग 500 का औसत बैठ जाता है। 500? कहाँ 75 जो 100 बताए गए थे और कहाँ 500? यही तो राम दुलारी आगे बताती है कि 150 पति अपने खर्च के लिए रखता है और 350 घर में देता है। उसमें से 100 रुपए राम दुलारी को मिलते हैं, बाकी 250 में घर का खर्च आराम से चल जाता है। कहती है एमए पास करके भी क्या कर लेते। ये तो रूप कुमारी के लिए एक बड़ा झटका होगा। उसे यकीन नहीं हुआ होगा। पहले तो उसे लगा कि ये शेख चिल्ली की कहानी है, मजाक है, पर राम दुलारी के बोलने का अंदाज, उसमें इतनी सच्चाई, इतना आत्मविश्वास था कि रूप कुमारी को मानना पड़ा। चेहरे पे हार साफ झलकने लगी। वो फिर अपने आप को संभालने की कोशिश करती होगी। हाँ, मन में तर्क करती है कि इसमें चौथाई से ज्यादा सच्चाई नहीं होगी। अगर सच है तो वो राम दुलारी को मुंह कैसे दिखाएगी, ये फिक्र उसे खाए जाती है। 75 और 500 का अंतर, ये सिर्फ पैसों का नहीं बल्कि इज्जत, रहन सहन, हर चीज का फर्क है। बिल्कुल, वो सोचने लगती है ज़मीर की कीमत पर। फिर वो एक तरह से व्यंग्य में पूछती है, जब एजेंसी में इतनी तनख्वाह मिलती है तो ये कॉलेज बंद क्यों नहीं हो जाते? हाँ, ये हताशा में पूछा गया सवाल लगता है। राम दुलारी इसका भी जवाब देती है। कहती है एमए तो सब पास कर सकते हैं, पर एजेंटी करना सबके बस की बात नहीं। ये खुदादाद मलिका है, मतलब गॉड गिफ्टेड टैलेंट है। अच्छा, पैसा कमाना एक अलग हुनर है, ये कहना चाहती है। हाँ, कहती है रुपया पैदा करना और इल्म हासिल करना दोनों अलग चीजें हैं। अपने माल की खूबी का यकीन दिलाना आसान काम नहीं। बड़े बड़े ग्राहकों, राजाओं, रईसों से मिलना पड़ता है। पति अब इस काम में माहिर हो गए हैं, अगले साल तरक्की भी होने वाली है। ओह, और तरक्की, रूप कुमारी की तो हालत और खराब हो गई होगी ये सुनकर। जी, उसकी निराशा और बढ़ जाती है। वो किस्मत को कोसने लगती है कि मैं इतनी हसीन, तमीज़दार, घर संभालने वाली, फिर भी खस्ता हाल, और ये बदतमीज चंचल सी राम दुलारी रानी बन गई। वो फिर कुछ कहती है तरक्की की बात पर। हाँ, फिर व्यंग करती है। कहती है तब तो शायद 1000 मिलने लगे। राम दुलारी कहती है 1000 तो नहीं, मगर 600 में कोई शक नहीं। रूप कुमारी फिर ताना मारती है, कोई आंख का अंधा मालिक बन गया होगा। पर राम दुलारी इसका भी जवाब देती है। कहती है व्यापारी अंधे नहीं होते, उन्हें कमा कर दोगे तभी वो देंगे। रूप कुमारी के पास अब शायद कोई तर्क नहीं बचा। हाँ, तो वो आखिरी हथियार इस्तेमाल करती है, नैतिकता का। वो तिरस्कार से कहती है मैं तो उसको बहुत मुअज़्ज़ज़ पेशा नहीं समझती, सारे दिन झूठ के तुमार बांध रो, ये ठीक विद्या है। यानी ये काम इज्जतदार नहीं, इसमें झूठ बोलना पड़ता है। राम दुलारी इस पर हंसती है। वो वकीलों का उदाहरण देती है जो झूठ बोलकर लीडर बन जाते हैं। कहती है दुनिया पैसा देखती है, ये नहीं देखती कि कैसे आया। पैसे वाले की ही पूजा होती है, ज़मीर और अखलाक के दुहाई तो बदनसीब देते हैं। ये तो बहुत ही कड़वा सच है समाज का, जिसे राम दुलारी सामने रख देती है। बिल्कुल, ये दो जीवन दर्शनों का टकराव है, पारंपरिक नैतिकता बनाम नया भौतिकवाद। इस जवाब के बाद रूप कुमारी क्या करती है? वो खामोश हो जाती है। उसे मानना पड़ता है कि राम दुलारी की बातों में, चाहे वो कितनी भी कड़वी हो, दम है। व्यंग या तिरस्कार से सिवाय अपनी तंग दिली जाहिर करने के उसे कुछ हासिल नहीं हो रहा। तो वो हार मान लेती है एक तरह से। हाँ, और तय करती है कि बहाने से राम दुलारी के घर जाएगी, असलियत की छानबीन करेगी, अपनी आंखों से देखेगी। पर उसके मन में शायद ये भी चल रहा होगा कि अगर ये सब सच निकला तो? हाँ, वो सोचती है कि अगर राम दुलारी सच में अमीर हो गई है तो अपने किस्मत को दोष देकर बैठ रहेगी। पर क्या इससे तसल्ली मिलेगी? मुश्किल है। यहीं उसके मन में वो गहरा सवाल उठता है, क्या मैं ईमानदार हूं या मुझे बेईमानी का मौका नहीं मिला? वो अपने पति उमानाथ के बारे में सोचती है। अगर उन्हें ऊपरी आमदनी का मौका मिले तो क्या वो मना करेंगे? और वो खुद, क्या वो रोकेगी? वो सोचती है शायद नहीं, शायद मैं खुश होंगी, पीठ ठोकूंगी। उसे अपनी आज की सोच और उस संभावित भविष्य की प्रतिक्रिया में फर्क महसूस होता है। ये आत्मविश्लेषण उसे और परेशान कर देता है। कहानी में फिर मोड़ आता है जब महफिल खत्म होती है। जी, आंगन में गाना बजाना चल रहा है, राम दुलारी खुशी से गा रही है, रूप कुमारी उदास बैठी है, सिर में दर्द महसूस कर रही है। रात के 9 बजते हैं, मेहमान विदा होते हैं, रूप कुमारी भी उठती है, यक्का मंगवाने जाती है। लेकिन राम दुलारी रोक लेती है। हाँ, राम दुलारी कहती है, यक्का मंगवाकर क्या करोगी बहन?
मुझे लेने के लिए अभी कार आती होगी, मेरे यहाँ चलो 2-4 दिन रहो। कहती है जीजाजी को खबर भिजवा देंगे। ये तो रूप कुमारी के लिए मतलब उसका जो इरादा था घर जाकर जांच करने का, बिल्कुल वो तो यहीं खत्म हो गया। बिल्कुल, कार का आना ही सबसे बड़ा सबूत है। अब राम दुलारी के घर जाकर देखने की इच्छा भी मर जाती है, सच्चाई सामने है। तो वो क्या करती है? जाती है राम दुलारी के साथ। नहीं, वो मना कर देती है, बहाना बनाती है, अभी फुर्सत नहीं है, सिर में दर्द है। वो अपने उसी फटे हाल घर जाना चाहती है अब। राम दुलारी फिर पूछती है कि कब आओगी, सवारी भेज दूंगी। रूप कुमारी टाल देती है, कहती है खुद कहला भेजूंगी। राम दुलारी उल्हाना भी देती है कि साल भर से याद नहीं किया। रूप कुमारी घर की फिक्रों का बहाना बनाती है। और तभी राम दुलारी का पति आ जाता है। हाँ, मिस्टर गुरु सेवक, अंग्रेजी स्टाइल में तैयार, सोने की घड़ी, सुनहरी ऐनक, एकदम अप टू डेट। चेहरे से जहानत, शराफत झलक रही है। रूप कुमारी देखकर हैरान रह जाती है कि वो इतना खुशरू और सजीला है। उसका शक तो पूरी तरह खत्म हो गया होगा। जी। गुरु सेवक साली को सलाम करता है, रूप कुमारी दुआ देती है। वो मजाक में कहता है कि आपने बुलाया और मैं ना आया, फिर रुकने का आग्रह करता है। रूप कुमारी फिर मना कर देती है। हाँ, कहती है लड़के घर पर घबरा रहे होंगे। राम दुलारी कहती है देखो, मानती ही नहीं। फिर वो कार से घर जाती है। हाँ, दोनों बहनें पीछे बैठती हैं, गुरु सेवक ड्राइव करता है। रास्ते में राम दुलारी का घर आता है। वो फिर रुकने को कहती है, रूप कुमारी फिर मना करती है। वो घर देखती है राम दुलारी का। हाँ, उड़ती नजर से देखती है, एक आलीशान मकान। सच्चाई और जोर से चुपती है। बहनें गले मिलती हैं, राम दुलारी अंदर जाती है, गुरु सेवक कार आगे बढ़ाता है। रास्ते में गुरु सेवक कुछ कहता है। हाँ, वो कहता है भाभी देखिए, मैंने अपने लिए कैसा अच्छा रास्ता निकाल लिया। और फिर अपनी ईमानदारी का दावा करता है। कहता है मैं मालिक की आंख बचाकर 1 पैसा लेना भी गुनाह समझता हूँ। दौलत का मजा तो तब है कि ईमान सलामत रहे। ये तो बड़ी विडंबना है जो बाद में पता चलेगा। जी, वो बताता है कि कैसे उसकी मालिकन, जो अब बेवा है, उस पर कितना भरोसा करती है, कैसे उसने कारोबार संभाला और मालिकन ने उसकी तनख्वाह 100 से 250 कर दी। पहले ही महीने 12,000 का काम करके दिखाया। रूप कुमारी पूछती है कि काम क्या है। हाँ, गुरु सेवक कहता है वही मशीनों की एजेंसी। और फिर रूप कुमारी का घर आ जाता है। हाँ, उसका मनहूस घर, दरवाजे पर टिमटिमाती लालटेन। पति बाबू उमानाथ दरवाजे पर टहल रहे हैं। वो उतरती है, गुरु सेवक को रस्मी तौर पर अंदर आने को कहती है। उमानाथ गुरु सेवक से बात नहीं करते। घर के अंदर का माहौल कैसा लगता है रूप कुमारी को? उसे अपना घर कब्रिस्तान जैसा लगता है। वो देखती है ना फर्श, ना फर्नीचर, टूटी कुर्सियां, लंगड़ी मेज, पुरानी खाटें, सब कुछ उसे अपनी गरीबी का एहसास दिलाता है। जबकि सुबह तक वो इसी घर में खुश थी। हाँ, पर अब कोई दिलचस्पी नहीं रही। बच्चे दौड़ कर आते हैं, वो उन्हें झड़क देती है, सिर में दर्द है, खाना भी नहीं बनाया है। पति इंतजार कर रहे थे। हाँ, रूप कुमारी कहती है अब मजबूरन बाजार से पूरियां लानी पड़ेंगी। और फिर वो उमानाथ पर बरस पड़ती है। क्या कहती है? कहती है तुम मेरा इंतजार क्यों करते रहे? मैंने खाना पकाने का ठेका लिया है क्या? महराजन क्यों नहीं रख लेते? उमानाथ तो हैरान रह गया होगा। रूप कुमारी तो हमेशा आज्ञाकारी रही थी। जी, वो याद करता है कि उसने खुद कई बार महराजन रखने को कहा था, पर रूप कुमारी ने ही पैसे बचाने के लिए मना कर दिया था। वो अपनी सफाई देता है, पर रूप कुमारी सुनने के मूड में नहीं है। बिल्कुल नहीं। वो आरोप लगाती है कि तुमने कभी सच्चे दिल से नहीं कहा, मेरे आराम का ख्याल नहीं किया, मुझे सस्ती लौंडी समझा, 75 रुपए देकर सारे खर्च की उम्मीद करते हो, मुझे ही कतर ब्योंत करनी पड़ती है, मेरी जिंदगी खराब हो गई। और गुरुसेवक का उदाहरण देती है। हाँ, कहती है वो कम पढ़ा लिखा छोटा होकर भी 500 कमाता है, राम दुलारी रानी बनी हुई है, और तुम तो औरत होते, तुम्हारे दिल में अरमान ही नहीं है। तुम्हें अच्छे कपड़े, अच्छा खाना चाहिए क्योंकि तुम मर्द हो, कमाते हो। मैं चाहे जैसे रहूं तुम्हारी बला से। उमानाथ क्या करता है? वो चुपचाप सुनता रहता है, फिर अपनी स्थिति बताता है। तनख्वाह कम होना उसके बस में नहीं। वो मेहनत करता है, अफसरों को खुश रखता है, बड़े बाबू के बेटे को भी पढ़ाता है। वो समझ जाता है कि रूप कुमारी की नाराजगी का असल कारण क्या है। हाँ, वो समझ जाता है कि ये गुरु सेवक की कमाई देखकर हुआ है। वो सोचता है दूसरों की तरक्की देखकर अपना माथा क्यों फोड़ना, लेकिन वो गुरु सेवक की कमाई की सच्चाई पता करने का फैसला करता है। वो रूप कुमारी से हमदर्दी भी महसूस करता है। जी, वो सोचता है कि बहन का ठाट बाट देखकर ऐसे ख्याल आना स्वाभाविक है।
वो उसकी बातों का बुरा नहीं मानता, बस मामले की तहकीकात करने का निश्चय करता है। इसके बाद क्या होता है? घर का माहौल कैसा रहता है? अगला एक हफ्ता रूप कुमारी के लिए बहुत बेचैनी भरा गुजरता है। वो झुंझुलाती है, डांटती है, कोसती है, रोती है, घर के काम बेदिली से करती है। पुरानी चीजों से जैसे नफरत हो गई है। घर का माहौल तो बहुत तनावपूर्ण हो गया होगा। हाँ, नौकर भी लापरवाह हो गया है। हाँ जी। बच्चे और पति दोनों उससे डरने लगे हैं। उमानाथ दफ्तर से लौटकर बच्चों को लेकर बाहर निकल जाता है। रूप कुमारी से बात करने से कतराता है, पर उसकी तफ्तीश जारी है। फिर एक दिन उमानाथ गुरु सेवक को साथ ले आता है। जी, उस दिन इत्तेफाक से रूप कुमारी कुछ शांत थी, घर भी साफ किया था। गुरु सेवक को देखकर चौंक जाती है और उमानाथ पर गुस्सा भी आता है कि बिना बताए ले आए गुरु सेवक उसे इस हालत में देखकर क्या सोचेगा। लेकिन स्वागत तो करती है, हाँ, रस्मी तौर पर। हाँ, गुरु सेवक कहता है कि भाई साहब ने दावत दी और भाभी का तकाजा सुनकर आना पड़ा। रूप कुमारी बात बनाती है कि उस दिन जल्दी में मुलाकात हुई थी। गुरु सेवक घर देखकर कुछ कहता है। हाँ, वो कहता है इस पिंजरे में तो आप लोगों को बड़ी तकलीफ होती होगी। पिंजरे में? हाँ। यह तो बदतमीजी है। रूप कुमारी को भी लगता है। वो तुर्श होकर जवाब देती है, पिंजरे में रहना कटघरे में रहने से अच्छा है। ये इशारा गुरु सेवक नहीं समझता। गुरु सेवक क्या कहता है? वो कहता है कि उसे तो इस घर में दम घुटेगा। फिर वो ऑफर देता है कि उनके घर के पास एक बड़ा मकान दिलवा देगा। उसकी मालकिन का मकान है, बिना किराए का। बिना किराए का? हाँ, वो बताता है कि मालकिन उस पर बहुत भरोसा करती है। सैकड़ों मकान उसके अधिकार में है। यही रूप कुमारी को शक होता है कि कुछ गड़बड़ है। नहीं, शक तो पहले होता है जब वो देखती है कि गुरु सेवक की आंखें सिकुड़ी हैं, गाल फूले हैं, जबान में लड़खड़ाहट है। उसे लगता है ये नशे में है। अच्छा। और नशे में वो राज खोल देता है। हाँ, वो भैगता जाता है, कहता है भाभी का अदब है, जान हाजिर है, मकान का इंतजाम करना कौन सा मुश्किल काम है। वो मिसेस लोहिया का मुख्तार है, सब कुछ उसके हाथ में है। मिसेस लोहिया उसे बेटा मानती हैं। फिर वो बताता है कि मिस्टर लोहिया ने उसे 20 रुपए पर रखा था। जी, और फिर वो लोहिया की दौलत का राज बताता है, खुफिया फरोशी। खुफिया फरोशी मतलब? कोकेन का धंधा, गैर कानूनी नशीले पदार्थों का। बताता है कि अब वही काम वो कर रहा है, हर शहर में एजेंट हैं। ये फन उसे लोहिया ने सिखाया था। और वो पकड़ा नहीं जाता। वो दावा करता है कि पकड़ा नहीं जाएगा। बड़े अफसरों से यारी है, रिश्वत देता है, हिसाब में 1000 लिखकर 500 देता है। बेहिसाब आमदनी है, बेहिसाब खर्च है। बुढ़िया मिसेस लोहिया पूजा पाठ में लगी रहती है। वो नोटों का बंडल भी निकालता है। हाँ, जेब से नोटों का बंडल निकालकर दिखाता है, कहता है दौलत ईमान वालों को नहीं, ईमान बेचने वालों को मिलती है। सब दौलतमंद लुटेरे हैं। वो धर्मशाला बनवाकर वाहवाही लुटेगा। अपनी सफाई भी देता है। हाँ, वकीलों और डॉक्टरों का उदाहरण देके कहता है कि वो भी तो लूटते हैं। जिंदगी का मकसद ऐश करना है। जुए और औरतों के बाजार से भी लोग करोड़पति बनते हैं। ये तो बहुत ही घिनौना सच है उसकी अमीरी का। बिल्कुल, ये कहानी का चरम बिंदु है, भौतिकवाद का सबसे नग्न रूप। फिर उमानाथ उसे बुला लेता है। हाँ, उमानाथ आकर उसे चाय के लिए बुलाता है। गुरु सेवक उठते हुए लड़खड़ाकर गिर पड़ता है, फिर संभलकर झूमता हुआ बाहर जाता है। रूप कुमारी को कैसा लगता है ये सब सुनकर? वो राहत की सांस लेती है। कमरे की हवा उसे भारी महसूस होती है। जिस चमक दमक के पीछे वो पागल हो रही थी, उसका असली घिनौना चेहरा देखकर उसे नफरत हो जाती है। उसे अपनी जिंदगी अच्छी लगने लगती है। हाँ, उसे अपनी सादगी, अपना खुलूस, अपनी ईमानदारी वाली जिंदगी अचानक बहुत कीमती लगने लगती है। वो सोचती है दुनिया की सारी दौलत और ऐश भी इन शर्तों पर नहीं चाहिए। उसे राम दुलारी पर रहम आता है। राम दुलारी पर रहम? क्या वो बेचारे इस नुमाइश के लिए अपना जमीर का खून कर रही है? और गुरु सेवक पर भी एक तरह की सहानुभूति होती है कि जिस समाज में दौलत ही सब कुछ है, वहां इंसान का बहक जाना ताज्जुब की बात नहीं। उमानाथ वापस आके क्या कहता है? वो कहता है पता नहीं गुरु सेवक क्या बक रहा था, उसे रुखसत कर दिया। डर था कहीं पुलिस पीछे न लगी हो। रूप कुमारी बताती है सच। हाँ, वो माफी भरी नजरों से देखती है और कहती है अपनी खुफिया फरोशी का जिक्र कर रहा था। उमानाथ को पता था? हाँ, उमानाथ बताता है कि उसे सब मालूम हो गया था। उसने जानबूझकर गुरु सेवक को खूब शराब पिलाई थी ताकि वो नशे में सब कबूल कर ले। अच्छा, ये उमानाथ की समझदारी थी। जी, और उमानाथ ये भी मानता है कि गुरु सेवक उसे मिसेस लोहिया से मिलवाने की दावत दे गया है, शायद अच्छी जगह मिल जाए। वो कहता है क्लर्की में ऐश कहाँ, सोच रहा था उधर का लुत्फ उठाऊं। उसका मन भी ललचाया था मतलब। हाँ, वो मानता है, पर कहता है कि उसमें वो हुनर नहीं। रूप कुमारी ईश्वर से प्रार्थना करती है कि वो हुनर उसमें कभी ना आए। और वो रूप कुमारी जो कुछ देर पहले पति को कोस रही थी, अब उसे रोकती है। हाँ, वो कहती है जी नहीं, आप क्लर्की किए जाइए, इसी में आपके खैरियत है।
फिर कहती है मुझे अब वो हवस नहीं रही। ये एक बड़ा बदलाव है। बहुत बड़ा। उमानाथ कहता है कि अगर गुरु सेवक खुद ये किस्सा न सुनाता तो रूप कुमारी यकीन न करती। रूप कुमारी सहमत होती हैं, कहती हैं सोच भी नहीं सकती थे कि कोई पैसे के लिए दुनिया को जहर खिला सकता है। कहानी का अंत कैसे होता है? उमानाथ बताता है कि गुरु सेवक अपनी कार पर गया और रूप कुमारी जमीन की तरफ देखते हुए कहती है। क्या कहती है? कहती है, तुम मुझे दुलारी के घर पहुंचा दो अभी, शायद मैं उसकी मदद कर सकूं। जिस बाग की वो सैर कर रही है उसके चारों तरफ दरिंदे घात लगाए बैठे हैं, शायद मैं उसे बचा सकूं। वाह, कहाँ ईर्ष्या और कहाँ अब बहन को बचाने की चिंता। ये तो कमाल का अंत है जी। ये रूप कुमारी का पूरा ट्रांसफॉर्मेशन है। कहानी हमें ये सोचने पे मजबूर करती है कि असली खुशी, असली दौलत क्या है। क्या वो बाहरी चमक दमक है या ज़मीर की शांति और रिश्तों की ईमानदारी? प्रेमचंद ने कोई सीधा जवाब नहीं दिया, लेकिन सवाल बहुत गहरा छोड़ा है, खासकर आज के समय में जब सफलता को अक्सर सिर्फ पैसे से ही तोला जाता है। बिल्कुल। ये कहानी याद दिलाती है कि हर चमकती चीज सोना नहीं होती और शायद सच्ची इज्जत और सुकून वो हराम की कमाई से नहीं मिल सकते। तो ये थी मुंशी प्रेमचंद की कहानी दो बहनें। उम्मीद है ये कहानी सुनने वालों के दिलों को छुएगी और उन्हें सोचने पर मजबूर करेगी। यकीनन प्रेमचंद की लेखनी का जादू ही यही है। इस कहानी को सुनने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये प्रस्तुति पसंद आई हो तो हमारे चैनल आज की कहानी को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। हाँ, और वो जो घंटी का आइकॉन है, बेल आइकन, उसे भी जरूर दबाएं ताकि जब भी हम कोई नई कहानी लेकर आएं आपको फौरन पता चल जाए। अगली कहानी तक अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।